सचमुच बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूँगी और वो भी सिर्फ मेरी सिस्टर्स के लिए। उनसे एक बात पूछना चाहूँगी और उसका जवाब भी सिर्फ लेडीज़ ही दें, और इसका रीज़न क्या है ये बात मैं आपको अपनी स्पीच खत्म होने के बाद बताऊँगी। तो सिर्फ मेरी सिस्टर्स के लिए क्वेश्चन है कि आर यू एक्साइटेड? थैंक्स फ्रेंड्स, आप लोगों के इतने मान सम्मान का, इतने प्यार का। थैंक्स परम पिता परमात्मा का कि जिन्होंने मुझे ये जिंदगी दी है। थैंक्स हमारे ऋषि सर जी का कि जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमें दिया है कि आज हम आप सबके सामने हैं, एक सक्सेसफुल लेवल पर है। थैंक्स अपनी अपलाइन का कि जिनके आशीर्वाद से आज हम इस लेवल को अचीव कर सके हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि मेरा नाम सुनीता अत्री है। गुरदासपुर के एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव बहरामपुर से बिलोंग करती हूँ। क्वालिफिकेशन में MA B.Ed हूँ। एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करती थी शादी से पहले। मेरे पापा एक छोटे से फार्मर हैं और मेरी मदर जो है वो एक मतलब कि टोटली अनपढ़ हाउसवाइफ हैं। हमारा गांव जो था वो एक रिमोट एरिया में था और हमारे घर से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो शायद 7-8 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर था। और हमारा परिवार जो था वो ज्वाइंट फैमिली थी। हमारे परिवार में कुल मिलाकर हम सभी 20 लोग थे और उन सब में कमाने वाले मेरे पापा अकेले थे, जबकि बाकी सभी लोग खाने वाले थे। और आप सोचो कि एक ऐसे माहौल में पैदा हुई लड़की क्या ड्रीम देख सकती है और कहाँ तक पहुँच सकती है। लेकिन फिर भी मेरे ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे, बहुत ऊंचा सोचती थी मैं सोचती थी कि मैं एक हाईली क्वालिफाइड लड़की बनूं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल लड़की बनूं, मेरी अपनी एक अलग पहचान हो। लोग मुझे मेरे पापा के नाम से या मेरे पति के नाम से नहीं बल्कि मेरे नाम से जाने। क्योंकि और इसके लिए मैं सोचती थी कि अगर ये मेरे ख्वाब पूरे हो सकते हैं तो इसी कारण हो सकते हैं कि अगर मैं अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करती हूँ। लेकिन रिमोट एरिया होने के कारण पढ़ाई तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगती थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है इसके ऊपर कंसंट्रेट किया। और इसके साथ ही फ्रेंड्स मेरे और बहुत बहुत बड़े सपने थे कि वो सभी के होते हैं, मेरे भी थे, और वो थे मेरी शादी के बारे में। और ये था कि मेरी जिस लड़के से भी शादी हो वो बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम, पर्सनैलिटेड और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हो। और मैं ये सोचती थी कि मेरी शादी के बाद की जिंदगी बहुत अच्छी हो, कि मैं जहाँ चाहूँ जा सकूँ, जहाँ चाहे जैसे चाहे कपड़े पहन सकूँ, शॉपिंग कर सकूँ, हवाई जहाज़ों में घूम सकूँ। जिंदगी में जो कुछ ऐशो आराम इंसान के पास होता है वो मेरे पास हो, जाने कि मेरी जिंदगी महारानियों जैसी हो और उनसे भी बड़ी। ये सब मेरे ख्वाब थे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये भी जानती थी कि सपनों की दुनिया और हकीकत की दुनिया में बहुत अंतर होता है। सपने हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम लोगों के सपने पूरे होते हैं, सपने सपने ही रह जाते हैं। क्योंकि एक तो उसका रीज़न ये था कि मेरी फैमिली जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और दूसरा था कि उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो मुझे अच्छी एजुकेशन दे सकते, अजय सब कुछ ऐशो आराम मुझे दे सकते। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात ये भी थी कि अगर इंसान का निश्चय दृढ़ हो और उसकी लगन सच्ची हो तो उसे मंजिल एक ना एक दिन अवश्य मिलती है। इसलिए मैंने ये ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मैंने तो पढ़ना ही पढ़ना है, और मेरी इसी जिद के आगे मेरे पेरेंट्स को झुकना पड़ा। उन्होंने मेरी स्टडी के लिए हाँ जो है वो कर दी, लेकिन कहते हैं ना कि सिर्फ ठानने से कुछ नहीं होता, भगवान भी इंसान की परीक्षाएं लेता था। और अब सबसे बड़ी जो मेरी परीक्षाएं थी वो ये थी कि सबसे बड़ी मुश्किल मुझे घर से ही आ गई कि हमारे गाँव में जो स्कूल था वो सिर्फ मैट्रिक तक था, और मैट्रिक के आगे स्टडी के लिए हमारे गाँव से 15 किलोमीटर दूर जो था वो स्कूल था जहां मुझे पढ़ने के लिए जाना था। ज्वाइंट फैमिली थी, घर वाले भेजने को तैयार नहीं थे।
ऐसे कैसे वो माने। उससे बड़ी मुसीबत ये आ गई कि हमारा रिमोट एरिया में गांव था और हमारे गांव से जो 2 घंटे के बाद एक बस चलती थी जो वहां तक जाती थी, और उसके लिए भी 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। अब ऐसी कंडीशन में जहां देखो यहाँ पर जिस गांव के लड़के नहीं पढ़ते हैं उस गांव की लड़की के लिए 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाके बस पकड़ना और हाई स्टडी के लिए आगे जाना, आप सोच सकते हो कि कितना मुश्किल होगा। उस रास्ते में कैसी कैसी प्रॉब्लम फेस करने आगे, क्योंकि ये हमारा पुरुष प्रधान समाज है और यहाँ पर पैर पैर में लड़की के लिए बहुत सारी मुसीबतें हैं। अब मुसीबतें क्या हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, मैंने +2 किया, BA किया, B.Ed किया, MA किया, और उसके बाद मैंने हाई स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली और मुझे लगा कि अब मेरी थोड़ी बहुत पहचान बन गई है, लेकिन फिर भी वो चीज़ अभी तक नहीं थी। उसके बाद मेरी शादी की बात आई, तो शादी के लिए तो मैं थैंक्सफुल हूँ अपने पेरेंट्स का, और उससे भी ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ परमात्मा का कि जिन्होंने मेरे लिए सुशील जी को बनाया था। क्योंकि जो सपने मैंने सोचे थे, जो सपने मेरे थे, जो मैं चीज़ सोचती थी, वो सब कुछ मुझे इन्होंने दिया। मेरे सारे सपने जो मैंने देखे, जो मैंने नहीं भी देखे, वो भी मेरे इन्होंने पूरे किए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाऊंगी, बड़े बड़े शहरों में जाऊंगी, मैं जहाँ सारी दुनिया की सैर कर सकूंगी, लेकिन मुझे इन्होंने वो सब दिया। जब हम कभी किसी को बड़ी गाड़ी में बैठते देखते तो हम उसको बड़ी हास्यता से मुड़ के देखते थे कि काश हम भी कभी ऐसी गाड़ी में बैठेंगे, लेकिन वो बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन आज ये हालात है कि हम बड़ी बड़ी गाड़ी में जाते हैं और लोग हमें मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि वाह कितना खूबसूरत कपल जा रहा है। ये सब हमें सुशील जी के साथ ही जो है वो मिला। लेकिन मैं एक बात से बहुत कंफ्यूज हो गई थी शादी के बाद, और वो बात ये थी कि जब हमारी शादी हुई थी तो मुझे बताया गया था कि मेरा हस्बैंड इंजीनियर है, और मैं बहुत खुश थी इस बात से कि मेरी तो गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से शादी हो रही है, वो भी इंजीनियर है। लेकिन अब मैं महसूस कर रही थी कि मेरा हस्बैंड इंजीनियर नहीं है, वो कोई और काम करता है, पर करता क्या है वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जब भी मैं इनको किसी फोन पे बातें करते सुनती या हमारी आपस में बात होती तो ये बात करते कंप्यूटर एजुकेशन की, मार्केटिंग की, नेटवर्किंग की, और मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या था। इनका जो डिपार्टमेंट है वो तो सिविल इंजीनियरिंग का है और ये बातें कंप्यूटर एजुकेशन की कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान, बहुत कंफ्यूज, लेकिन मैं इनसे कभी उसके बारे में ज़्यादा पूछ नहीं सकी, क्योंकि एक तो नई नई शादी हुई थी, ऊपर से थोड़ा डर भी था कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मेरे ऊपर जो शक करती है मेरे पे विश्वास नहीं करती। अभी इतना ज़्यादा माहौल भी नहीं खुला था, तो लेकिन मैं इस बात से परेशान होना शुरू हो गई, और इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि एक बार मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पूछ लिया कि क्या बात है, शादी के बाद तो लड़कियों का चार्म ही अलग होता है, तू परेशान होने शुरू हो गई है, खोई खोई रहती है, इसका रीज़न क्या है। तो मैंने उनसे पहले तो छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने उनको बता दिया। मैंने कहा कि हमारे साथ ना धोखा हो गया। कहते क्या हो गया? मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हमारे साथ झूठ बोला गया है। कहते हुआ क्या? मैंने कहा हुआ ये है कि जब हमारी शादी हुई तो हमें बताया गया कि लड़का इंजीनियर है, पर वो इंजीनियर नहीं है, वो कोई और ही काम करते हैं, और करते क्या है वो पता नहीं है। संडे के दिन सभी लोग घर में होते हैं और वो तैयार त्यूर होकर गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, कहते हैं कि मीटिंग में जा रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि संडे को मीटिंग कौन सी होती है, जब सभी लोग अपनी फैमिली के साथ घर में बैठे हुए हैं और ये मीटिंग पे जा रहे हैं। और मैं पूछती हूँ तो मुझे बताते नहीं हैं, और मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। तो इसके बाद मैंने रोना धोना शुरू कर दिया, क्योंकि रोना तो हम लेडीज़ का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है ना, उस अधिकार को भला मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो इसी मैंने तो पूरी तसल्ली कर ली, अपनी गंगा जमुना सारी बहा दी, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत दुखी हो गए। और इसके बाद भी सुशील जी की चालाकी देखिए कि शादी के बाद तो क्या, शादी से पहले भी हमारी खूब फ़ोन पे बात होती थी, लेकिन मुझे इन्होंने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि ये कोई और काम भी इसकी भी सर्विस के साथ करते हैं, बल्कि सर्विस तो करते ही नहीं थे। एक मज़ेदार बात यह है कि शादी से पहले मेरा बर्थडे था, हम दोनों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, और उसके बाद इन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया,
और गिफ्ट ने कहा कि इसको घर जाके खोलना है, इसको यहाँ नहीं खोलना है। तो मैं कहा चलो ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश कि मुझे पता नहीं मेरे मंगेतर ने क्या दे दिया, कोई ज्वेलरी सेट होगा, कोई बढ़िया सी ड्रेस होगी, पता नहीं क्या। जब घर जाके मैंने उस गिफ्ट को देखा तो मैं टोटली सरप्राइज्ड हो गई कि उसमें मेरे मंगेतर ने मुझे गिफ्ट में 2 बुक्स दी थी। एक थी जीता आपकी, दूसरी लोक व्यवहार में कुशलता। मैं तो इस बात से इतनी हैरान और परेशान है कि मैं क्या सोच के बैठी हुई हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं फिर भी इनसे पूछ नहीं सकी। उसके बाद भी कभी उन्होंने फोन करना, जितनी बात करनी है अभी कर लो, 5-6 घंटे बाद कोई बात नहीं हो सकेगी, मैं मीटिंग में बैठ रहा हूँ। मैं क्या पता नहीं 5-6 घंटे की कौन सी मीटिंग है। चलो फिर भी सोचा कुछ ना कुछ मीटिंग होगी इनकी, कोई ना कोई होगी, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे इन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया इस बात का कि ये कुछ और भी करते हैं। और फिर एक दिन क्या हुआ कि ये मुझे अपने साथ इसी तालकटोरा स्टेडियम में लेके आए। और जब इनको मैंने यहाँ देखा तो इनको ऋषि सर जी ने सम्मानित किया था। तो उस समय जो था मैंने देखा कि इनको इतना मान सम्मान मिल रहा है। तो मेरे दिल में आया कि देखो, अगर मैं सोचती थी कि मेरा हस्बैंड कोई गलत काम करता है, लेकिन उनको इतने बड़े स्टेडियम में इतने लोगों के सामने सम्मानित किया जा रहा है, इतने लोग उनके पास आके उनका ऑटोग्राफ ले रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उनको इतना जो थैंक्स कर रहे हैं, उनको अपना गुरु मान रहे हैं। तो मैं सोचती कि इतने सारे लोग तो बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते कि जो एक आदमी को इतना ज़्यादा रिगार्ड देंगे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरा हस्बैंड कोई ना कोई ज़रूर बहुत अच्छा काम करता है जिसके कारण लोग उसको इतना रिगार्ड दे रहे हैं। तब मैंने मन ही मन जो डिसीजन ले लिया कि मैंने अपने हस्बैंड की पूरी सपोर्ट करनी है, चाहे वो कोई भी काम करते हो, चाहे वो मुझे बताएं चाहे ना बताएं, लेकिन मैंने उनकी पूरी सपोर्ट जो है वो करनी है। अब मैंने ये सोच लिया था कि मैं उनकी बैक एंड पे रह के पूरी सपोर्ट करूंगी जब तक कि वो मुझे खुद इसके बारे में नहीं बताते कि ये क्या है। अब मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं घर की कोई जिम्मेदारी कभी उन पे आने नहीं दूंगी। घर की हर प्रॉब्लम को मैं खुद हैंडल करूंगी, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो। यहाँ तक कि मैंने सोच लिया कि अगर मेरे हस्बैंड और अगर उनको कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि उनको अपने काम के बीच में और मेरे बीच में किसी एक को प्रेफरेंस देनी पड़े, तो मैं खुद उनसे कहूंगी कि आप अपने काम को प्रेफरेंस दो। और मैं उस सिचुएशन को खुद हैंडल करूंगी। अब मैंने ये निर्णय तो ले लिया, लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी निर्णय लेना तो आसान है, लेकिन उसको पर कायम रहना बहुत मुश्किल है। अब मेरे सामने मुश्किलें आनी शुरू हो गई, और सबसे पहली मुश्किल तो मेरे सामने ये थी जो मैंने खुद अपने लिए पैदा की थी कि मैंने रो रो कर अपने पेरेंट्स को पूरी तरह से नेगेटिव कर दिया हुआ था। अब उनको पॉजिटिव करना मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। तो इसके लिए मैंने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक बात सूझी। मैंने अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को अपने पास सामने बिठाया और मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा मुझे आप एक बात बताइए कि आपकी कितनी उम्र हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरी 56 साल उम्र हो गई है। मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा, आज तक आपने सारी जिंदगी में बहुत काम किया है, आपने हमारे लिए, अपने परिवार के लिए बहुत काम किया है, पैसा भी कमाया है, सब कुछ किया है, कि लेकिन मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि आपके द्वारा किए गए काम से, आपके द्वारा कमाए गए पैसे से क्या आज तक कभी किसी के घर में कोई चूल्हा जला है। मैंने उनसे पूछा कि पापा, आपके द्वारा किए गए काम से क्या कभी किसी के घर में राशन आया है, कभी किसी दूसरे के घर में बुजुर्गों की दवाइयाँ आई हैं, कभी किसी दूसरे के बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हैं। तो मेरे मम्मी पापा का आंसर था नहीं। तब मैंने उनको बताया, पापा आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको एक ऐसा दामाद मिला है जिसके काम करने से उसके घर में तो राशन आता ही आता है, साथ ही हजारों लोगों के घर में चूल्हे जलते हैं। तब मैंने उनको बताया कि पापा आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपका दामाद लोगों को जिंदगी बदलने वाला काम करता है, वो दूसरों को जीना सिखाता है। तो ये सुनकर मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए। उन्हें बाकी कहा कि हाँ, उन्होंने किसी अच्छे आदमी के हाथ में अपनी बेटी का जो हाथ है वो दिया है।
उसके बाद फ्रेंड्स मैंने अपने रिश्तेदारों को पॉजिटिव किया, अपने फ्रेंड्स को पॉजिटिव किया, इनके साथ मिलाया, बहुत सारी एंट्रीज भी निकाली, सब कुछ किया, उनकी ज्वाइनिंग भी डलवाई। और फिर उसके बाद तो जो मेरा था कि मुझे था कि मैं इनकी और ज़्यादा हेल्प करूं, कैसे मैं इनकी, मेरी सोच थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प कर सकूं, इन पे कभी किस तरह की घर की कोई प्रॉब्लम ना आने दूं, हमेशा इनका साथ दूं। यहाँ तक कि कई बार मैं मेजर से मेजर प्रॉब्लम हुई थी, मैं कभी इनको नहीं बताती थी। ये लॉन्ग टूर पे जाते तो अक्सर लेडीज़ का एक रोना होता है कि आज ही हस्बैंड गए हैं, शाम को फ़ोन करो, हाँ जी कहाँ हो, मैं वहाँ हूँ, मेरा तो दिल नहीं लग रहा, घर वापस आ जाओ, मैं तो बहुत उदास हो गई हूँ, बच्चा बीमार पड़ गया है, घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, ये हो गया वो हो गया, आप वापस आ जाओ। पर मैंने सोचा कि मैं कभी अपने हस्बैंड को ऐसी बात नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमारे घर की छोटी सी प्रॉब्लम जो बाहर इंसान बैठा है उसको बहुत बड़ी लगती है, उसका हौसला जो है वो टूट जाता है और उसे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहिए। और कई केसेस में देखने में आया कि इसी वजह से जेंट्स काम छोड़कर घर वापस भी आ जाते हैं। पर मैंने सोचा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बार की आपको बात बताती हूँ कि जब हमारा जो है अभी बेबी है वो भी होने वाला था, तो डॉक्टर ने मुझे टोटली बेड रेस्ट सजेस्ट किया था, लेकिन सुशील जी को लास्ट मोमेंट तक भी ये नहीं पता था कि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट सजेस्ट किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता था कि जिस दिन मैं इनको ये बताऊंगी ये अब बाहर जाना, अपने लॉन्ग टूर लगाना बंद कर देंगे, क्योंकि जेंट्स को हमेशा टेंशन होती है लेडी की। और यहाँ तक कि जब मेरा जो बेटा हुआ वो सर्जरी हुआ था, उस समय भी ये 2 दिन की मेरा ऑपरेशन हुआ था और ये मुझे छोड़कर सेमिनार लगाने के लिए यूपी गए थे। और उस समय अगर फ्रेंड्स उस समय मैं चाहती तो मैं इनको रोक सकती थी, मैं रोती चिल्लाती बिलखती कि आप क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपको हमारी टेंशन नहीं है, हमारी फिक्र नहीं है, मैं हॉस्पिटल में पड़ी हूँ, आपको सेमिनार की पड़ी है। ऐसा होता है, हर जगह पे होता है, और अक्सर लेडीज ऐसा ही करती हैं क्योंकि उन्हें होता है कि अपने आप को इनसिक्योर फील करती है। लेकिन मैंने इनको कहा कि आप जाओ, सेमिनार लगाओ, 2 दिन को बात आज आप जाओ, कल सेमिनार लगा के वापस घर आ जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। और वैसे भी मैंने कहा कि जो आप कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, मेरे और हमारे बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हो, तो आप उस काम को करो, टेंशन फ्री करो, मुझे किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद भी कई ऐसे केसेस आए कि जब मैंने अकेले हर सिचुएशन को हैंडल किया, जैसे हमारा बेटा जो था वो उसने स्कूल में एडमिशन लेनी है, और ये बहुत ही कम घर में होते हैं, मोस्टली इनका होता है कि टूर बाहर के होते हैं, एडमिशन लेनी है, एडमिशन लेने जाने के वक्त एक ही बच्चा है, उसकी पहले साल एडमिशन लेनी है, और मेरे हस्बैंड जो है वो घर में नहीं है, मैं अकेली जा रही हूँ, बच्चे की एडमिशन करवा के आ रही हूँ। बच्चे के स्कूल में फंक्शन है, मैं अकेली जा रही हूँ, फंक्शन अटेंड करके आ रही हूँ, बच्चा मुझसे बार बार पूछ रहा है पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, लेकिन मैं उसको जा रही हूँ कि कोई बात नहीं बेटा, पापा आ जाएंगे। उसमें मेरा भी दिल करता है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हों, जैसे सभी लेडीज अपने हस्बैंड साथ बैठी हुई हैं, बच्चे की हौसला अफजाई कर रही हैं, मुझे भी होता है, लेकिन हमने हमेशा ही अपने काम को प्रेफरेंस दी है। मैंने हमेशा ये चाहा है कि मेरे जो हस्बैंड का काम कभी किस तरह से कोई डिस्टर्ब ना हो। अभी तक तो फ्रेंड्स मैं उनकी सपोर्ट कर रही थी एज ए वाइफ, लेकिन फिर मुझे अपने साथ एक बार ये मेगा सेमिनार में लेके गए और वहाँ ये एज ए चीफ गेस्ट गए थे, तो मतलब कि बाय लक ही जैसे ये चीफ गेस्ट गए थे फिर मैं भी चीफ गेस्ट ही होगी, इनके साथ गई हूँ तो, और लोगों ने जो मान सम्मान इनको दिया वही मान सम्मान लोगों ने मुझे दिया। तो मुझे जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मुझे ये काम और भी अच्छा लगना शुरू हो गया कि मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं अभी तक इनकी हेल्प एज ए वाइफ कर रही थी, अब मैं इनकी हेल्प एज ए जो है वो एसोसिएट करूं। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे भी काम करने, कहते कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो करो। तो उसके बाद मैंने इनके साथ मीटिंग्स में जाना शुरू किया, मैंने जो है वो सेमिनार लगाने देखने शुरू किए, ट्रेनिंग सेशन जो अटेंड करने शुरू किए। तो उसके साथ ही फ्रेंड्स मेरे अंदर जो थी ना वो एक मेरी बड़ी पुरानी इच्छा जो थी वो दोबारा से पैदा होनी शुरू हो गई, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी कि मेरे अंदर एक मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरी अपनी एक पहचान हो, मुझे लोग मेरे नाम से जाने, ना कि मेरे पापा या मेरे पति के नाम से। तो अब ये मैं जो इच्छा थी ना वो उसने दोबारा जन्म ले लिया। उस समय मैं गवर्नमेंट सर्विस में थी, लेकिन मैंने मुझे लगा कि नहीं, गवर्नमेंट सर्विस जो है वो मेरे लिए नहीं बनी है, क्योंकि मेरे अंदर इतना कैलिबर है कि मैं
सिर्फ 20-30 हज़ार के लिए नहीं बनी हूँ, कम से कम मेरे मेरे जो अपनी इनकम है वो 3-4 लाख रुपए तो होनी ही चाहिए। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे जो है वो कि ड्यू सॉफ्ट करनी है। तो इन्होंने कहा कि तो कोई प्रॉब्लम है, ड्यू सॉफ्ट करनी है तो बड़ी अच्छी बात है, एंट्री डालो और वर्किंग शुरू करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वर्किंग शुरू कर लेते हैं। उसी समय के दौरान एक ऐसी हमारे घर में फैमिली प्रॉब्लम आ गई कि सुशील जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए और फैमिली प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उस समय ये इतने टेंशन में आ गए कि इनको लग रहा था कि जो इनका इतनी मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस है वो कहीं इनके हाथ से ना निकल जाए। मुझे इनकी बहुत टेंशन होने लगी। तो एक दिन मैंने इनको बिठाया और मैंने कहा कि आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर आपने पहले मेहनत करके इतना बड़े बिजनेस को स्टैंड किया है तो आप दोबारा इस बिजनेस को स्टैंड कर सकते हैं। पहले तो हम अकेले थे, आप अकेले थे पहले, फिर भी आपने काम किया, लेकिन अब तो हम 2 हैं और कहा भी गया है कि 1 और 1 2 होते हैं, 11 भी होते हैं। और उसी समय मैंने इनको कहा कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ती हूं और मैं आपके साथ वर्किंग करूंगी। उस समय मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने सुशील जी को अपना गुरु माना। मैंने इनसे वादा किया कि मैं आपको आज से अपना गुरु मानती हूँ। मैंने इनसे प्लान करना सीखा, मैंने इनसे कॉन्टैक्ट करना सीखा, मैंने इनसे फॉलो करना सीखा, मैंने इनसे फॉलो अप करना सीखा और मैंने अपनी इंडिपेंडेंट जो थी वो वर्किंग करनी शुरू कर दी। और जिस दिन फ्रेंड्स मैंने अपना पहला प्लान किया, उस दिन मेरे पति भोपाल गए हुए थे। इनके पीछे से मैंने कॉन्टैक्ट किया, फैमिली को अपने घर में बुलाया, उनको प्लान दिया और मेरी किस्मत अच्छी थी कि जब मेरे प्लान में इतनी जान थी कि मेरे पहला ही प्लान सफल रहा और उन्होंने ट्रायंगल से शुरुआत कर दी। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और फिर उसके बाद मेरा हौसला और बढ़ गया और मैंने जो थी वो प्लान करना शुरू किया, होम मीटिंग लगानी शुरू की, खुद मैं फॉलो करती, फॉलो थ्रू भी लगाती, मैंने हर चीज़ को मैंने सीखना जो था वो शुरू कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स मुझे इस रास्ते में बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि निर्णय लेना, निश्चय करना आसान होता है लेकिन उस पर अडिग रहना बहुत ही मुश्किल। क्योंकि मैंने एक लक्ष्य माना था कि मैंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी है, मैंने भी जो है वो 2-3 लाख महीने का कमाना है। तो मैंने इसके लिए सोचा था कि लेकिन मुझे अब इसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे यही आ रही थी कि मेरे हस्बैंड जो थे वो क्रॉन्ज्यूल थे और मैंने बेस वर्क पे जाकर काम करना शुरू किया था। जब भी मैं किसी को प्लान करती तो लोग मुझे कहते कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई है, तुम्हारे हस्बैंड तो पहले क्रॉन्ज्यूल है, वो तो 6 लाख महीने का कमा रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई इस काम को करने की, ये आपका काम नहीं है। और मुझे तो यहाँ तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्या बात है, अनबन हो गई, बस रिश्ता निभ गया जितना निभना था, अलग से काम करना शुरू कर दिया, क्या खर्चा नहीं मिलता घर से। कि आप सोच सकते हो कि इतने से नॉनसेंस क्वेश्चन लोग करते थे, लेकिन मैंने उन सभी को फेस किया और मैंने उनसे कहा कि मुझे आप एक बात बता दो, अगर आप मुझे उसका उत्तर दे दोगे तो मैं इस काम को छोड़ दूंगी। कहते क्या? मैंने कहा ये बताओ कि क्या एक लड़की 6 लाख महीने का नहीं कमा सकती? वो कहते कि कमा सकती है। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करो, मुझे आप इसके अलावा कोई और रास्ता बता दो कि जिसको मैं 6 लाख महीने का कमा सकूं, मैं इस काम को अभी छोड़ती हूं। और मेरे इस क्वेश्चन का उनके पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि वो तो पहले खुद ही 10,000 रुपये महीना कमा रहे थे, मुझे कैसे बता दे 6 लाख कैसे कमाते हैं। तो कहते नहीं हमारे पास आंसर नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो फिर ड्यू सॉफ्ट करो, मेरे साथ मिलकर करो, हम दोनों ही 6 लाख महीना कमाते हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा हस्बैंड 6 लाख महीना कमा सकता है तो मेरा कैलिबर सिर्फ 20,000 का नहीं है, मैं भी 6 लाख महीना कमा सकती हूँ। और मैंने कहा कि मैंने सोचा हुआ था कि सक्सेस कभी भी जो है गिफ्टेड नहीं होती, वो हमेशा मेहनत से ही मिलती है। मैंने इसी बात को अपने मन में समाये रखा
वर्किंग शुरू की और आज मेरी अपनी जो पर्सनल मेरी जो एंट्री है उसमें मेरे 40 माइल्स जो हैं वो हो चुके हैं। आज मेरी अपनी एक जिंदगी है, मेरा अपना बैंक बैलेंस है, मेरी अपनी लाइफ है, मेरा अपना लाइफस्टाइल है, मैं अपनी मर्जी से जीती हूँ, अपनी मर्जी की मैं मालिक हूँ और जो चाहता है मैं कर सकती हूँ। आज वाकई मेरी अपनी एक पहचान है कि आप सभी लोग मुझे सुनीता अत्री के नाम से जानते हैं और मेरी ये पहचान सिर्फ ड्यू सॉफ्ट में ही बनी है, इससे पहले नहीं बनी थी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैंने जो कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था वो ये था कि मुझे इंटरनेशनल लेवल की स्टेज कभी मिल सकती है। मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि मुझे तालकटोरा स्टेडियम में आके इतने सारी महान हस्तियों के सामने अपने विचार प्रकट करने का मौका मिल सकता है। जो सभी कुछ मुझे दिया है सिर्फ इस ड्यू सॉफ्ट ने। आज अगर मैं इस लेवल पर हूँ तो आप सभी के साथ अपने हस्बैंड सुशील अत्री की गाइडलाइन के साथ, अपलाइन के आशीर्वाद के साथ आज इस लेवल पर हूँ, लेकिन इसमें मेरी अपनी भी मेहनत थी। आज हम बड़ी शान से हवाई जहाज में भी जाते हैं, लास्ट टाइम मॉरिशस से होकर आए हैं, इस साल जल्दी शायद थाईलैंड भी जाएंगे और उसके बाद भी बहुत प्लान है। इंडिया में नॉर्थ इंडिया लगभग घूम चुके हैं, अब साउथ का प्रोग्राम बना रहे हैं। अब देखते हैं सुशील जी कब लेके जाते हैं साउथ में। और फ्रेंड्स, प्लानिंग करनी अच्छी बात है, लेकिन निश्चय भी दृढ़ रखना बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी अपने भाइयों के लिए कि हर लेडी में कोई ना कोई गुण है, सभी में है। 90% केसेस में ये देखने को मिलता है कि जो मेल हैं वो अपनी वाइफ्स को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी मदर्स को, अपनी फ्रेंड्स को दबा के रखते हैं, वो उनको आगे नहीं आने देना चाहते, क्योंकि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे लोगों में मेल ईगो बहुत ज़्यादा है। उनको होता है कि नहीं, अगर मैं चला गया तो लोग मेरा कंपैरिजन करेंगे मेरी वाइफ के साथ, सिस्टर के साथ, और कहीं कहीं 19-21 का फर्क हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, हम तो पीछे रह जाएंगे। पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी दोस्त आगे आती है तो इसमें आपका सबसे बड़ा हाथ है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय आप हैं, क्योंकि वो आपकी वजह से ही आगे आ रही है। जैसे आज मैं जो कुछ भी अपने हस्बैंड की वजह से हूं, मेरे अंदर इन्होंने कॉन्फिडेंस भरा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक छोटे से गांव के रिमोट एरिया की लड़की क्या यहाँ तक पहुंचना उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे मेरी इनका शादी हुई, इन्होंने मेरे अंदर के गुण को पहचाना, इन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस भरा कि आप कर सकते हो और आप करो। और मेरे इसी कॉन्फिडेंस की वजह से, इनके इसी विश्वास की वजह से आज मैं जहाँ पर पहुँच सकी हूँ। और आप सभी को भी ज़रूरत है कि अपनी जो है वो घर के लेडीज़ में कॉन्फिडेंस भरिए, उनके अंदर के गुणों को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कि वो आपका दिल से साथ देंगे। और एक बात और भी जेंट्स में बहुत होती है कि इनका तो सर्कल ही नहीं है, लेडीज़ कहाँ किसी को जानती हैं, ये तो घर में रहती है, घर का काम करती हैं, इनका सर्कल कहाँ है। लेकिन आप एक बात देखिए कि आपके मोहल्ले में कितने घर हैं, उनमें कितनी लड़कियां हैं, उनमें कितने जेंट्स हैं, उनके कितने रिश्तेदार हैं, वो सब के सब आपकी वाइफ को पता होंगे। आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसके स्कूल में कितने बच्चे हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स के नंबर भी आपकी वाइफ के पास होंगे, शायद ही आपके पास कोई एक नंबर हो। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि आपकी वाइफ का सर्कल नहीं है? आप ये कैसे कह सकते हो कि वो नेटवर्कर नहीं है? आपके पड़ोस में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके घर में शादी है, किसके घर में जो है वो बच्चा पैदा हुआ है, किसके घर में क्या, वो सारी की सारी नॉलेज आपकी पत्नी को है, तो वो आपसे ज्यादा अच्छी नेटवर्कर है। आप इस बात को समझिए और उन पे विश्वास कीजिए कि वो जो आप कर सकते हैं वो उससे ज्यादा कर सकते हैं, और यही बात करने की जरूरत है। अगर आप उनका साथ दोगे तो वो आपका साथ देंगे और हम सभी मिलकर जो है इस विश्व को जीत सकते हैं। अब लास्ट में फ्रेंड्स अपनी सिस्टर्स को कहना चाहूंगी स्पेशली, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है।
फ्रेंड्स, अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि आज की नारी अबला है। आज वो अबला नहीं है, आज बिल्कुल अबला नहीं है वो। आज वो काम कर रही है जो आपने कभी सोचा ही नहीं है। शायद ही किसी जेंट्स ने सोचा होगा कि यहाँ पर एक लड़की आके आप लोगों को ट्रेनिंग भी लगा सकती है, आप लोगों को स्पीच भी दे सकती है। शायद ही किसने सोचा होगा। मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं सोचा होगा, मेरे हस्बैंड के अलावा, क्योंकि उन्होंने मुझ में वो गुण देखे थे। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आज जो कोई औरत है वो सबला नहीं है। आप हमारे इतिहास को देख लीजिए, हमारा इतिहास जो है वो औरतों की महानता से भरा पड़ा है। आप इतिहास में देखिए, आप जीजाबाई को देखिए, उन्होंने जो हमारे शिवाजी हैं उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनकी माँ का था। आप संत कबीरदास को जी को देखिए, वो अगर संत बने हैं तो उनके पीछे हाथ उनकी माँ का था। सिखिज्म से बिलोंग करने वाले लोग जानते होंगे कि माता भागो नाम की एक लेडी सिख इतिहास में आती है। जब मुगलों के साथ सिखों का युद्ध हुआ तो सारे सिख पीछे हो गए, लेकिन उस औरत ने अकेले सबसे आगे आके तलवार पकड़ के उनसे युद्ध किया था। एक औरत लक्ष्मीबाई, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे होकर आजादी की लड़ाई लड़ी, वो भी एक औरत थी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल हमारे देश की राष्ट्रपति, वो भी एक औरत है। श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की जो प्रधानमंत्री बनी थी, वो भी एक औरत थी। अगर कल्पना चावला जो है वो स्पेस में जा सकती है अकेली, अगर मदर टेरेसा पूरे विश्व में शांति का पैगाम दे सकती है, अगर मीरा कुमार हमारे देश की स्पीकर बन सकती है, अगर इस जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री एक औरत हो सकती है, और अगर सोनिया गांधी बैकफुट पे रह के इस देश को चला सकती है, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती हैं। हर औरत हर एक काम कर सकती है, बस सिर्फ इतना अंतर है कि आप उसके अंतर के गुण को पहचानिए। अब लास्ट में वाइंड अप करूंगी सिर्फ एक शेर के साथ। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, बदलनी होगी। हो गई है पीर पर्वत सी, बदलनी चाहिए। आज इस हिमालय से भी एक गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आज इस हाल से भी एक सूरत बदलनी चाहिए। मेरे अंदर तो पहले है ही, मेरे अंदर तो पहले है ही। आज आप सभी के दिल में भी ड्यू सॉफ्ट की आग जलनी चाहिए। जय ड्यू सॉफ्ट। थैंक यू।